हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कमल सिंह वेद और आप देख रहे हो मेरा चैनल के आर ट्यूशन क्लासेस यूट्यूब पर। आज हम क्लास 12 के राजनीति विज्ञान के एक और चैप्टर की बात कर रहे हैं जिसका नाम है पार्ट पार्ट दो है हमारा, दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, तो मैं 12th क्लास में हूँ और स्पेशली 12th क्लास के लिए जो है वीडियो बनाता हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर देना। और अगर आपको हेल्प मिलती है इस वीडियो से तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक आज का, दो ध्रुवीयता का अंत। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद रसिया, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध के हालात बने हुए थे। तो जब शीत युद्ध जब समाप्ति पर था, जब शीत युद्ध खत्म हो रहा था, तो दो ध्रुवीयता, जो दो खेमों में दुनिया बटी हुई थी, उसका अंत हो गया। अब अंत कैसे हुआ वो हम इसमें पढ़ेंगे। और अमेरिका जो आज हम जिसको वर्ल्ड पावर कहते हैं, वर्ल्ड पावर उसके पास है, तो वो इतना महाशक्ति आखिर कैसे बना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो देखिए कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट हम यहाँ पे नोट्स के जरिए से पढ़ेंगे, ठीक है, तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा। तो पहला पॉइंट है हमारा, ये कहता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब दूसरा वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था, 1939 से 1945 तक चला था दूसरा विश्व युद्ध। तो 1945 के बाद शीत युद्ध के दौरान विश्व दो भागों में बट गया था। एक था संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। तो दुनिया जो है दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। ठीक है, पहली दुनिया और दूसरी दुनिया भी इन्हें कहा जाता था। पहली दुनिया में संयुक्त राज्य अमेरिका में शामिल देश आया करते थे जो कि पश्चिम की तरफ थे। ठीक है, पश्चिम के जितने देश हैं वो सारे संयुक्त राज्य अमेरिका में थे। और पूर्वी जो देश थे वो सोवियत संघ में शामिल थे और उन्हें दूसरी दुनिया कहा जाता था। ठीक है, इसलिए विश्व द्वि मतलब दो ध्रुवीय व्यवस्था में बदल गया था। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा ये, इसको समझ सकते हो आप, अपनी एनसीईआरटी बुक आपने पढ़ी होगी। नहीं नहीं भी पढ़ी है आपने तो इस वीडियो को दो बार देख लेना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट है हमारा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के दो ध्रुवीय जो व्यवस्था थी उसमें बदलने से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो थी, जो हमारे वर्ल्ड बैंक थे, जो हमारा संयुक्त राष्ट्र था, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है परिवर्तन देखने को मिला था। तीसरा पॉइंट है हमारा, 1945 से 1955 तक विश्व में कठोर द्विध्रुवीय मतलब कि दो पक्ष की जो व्यवस्था थी, अमेरिका और सोवियत संघ की व्यवस्था कायम रही 1945 से 1955 तक रहा ये, जो 1960 के दशक में लघु ध्रुवीय व्यवस्था में बदल गई। मतलब 1960 तक आते आते जो सोवियत संघ था वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा था। उसके कमज़ोर होने के क्या कारण थे उसकी भी चर्चा करेंगे हम, लेकिन आप बस इतना याद रखना कि 1960 के बाद सोवियत संघ धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था या वो कमज़ोर होता जा रहा था। इसलिए जो अमेरिका का पलड़ा था वो भारी होता जा रहा था, दुनिया एक ध्रुव की तरफ, एक वर्चस्व की तरफ बढ़ रही थी। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उदय। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था। अगर आपने उसको वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना आप, या प्ले लिस्ट में जाके आप फर्स्ट चैप्टर देख सकते हो, शीत युद्ध का दौर, तो उसमें मैंने बताया है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उदय और कई देशों के तटस्थता ने विश्व को बहुध्रुवीय व्यवस्था में भी बदल दिया था। मतलब एक तो थे अमेरिका और एक थे सोवियत संघ वाले, एक बीच में आ गए थे गुटनिरपेक्ष वाले, जो जिन्होंने ना कि अमेरिका का साथ दिया और ना ही रूस का साथ दिया। तो वो थे गुटनिरपेक्ष देश, भारत भी इनमें शामिल था। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ सकते हो आप। अब फोर्थ है हमारा पॉइंट, समाजवादी सोवियत संघ, जिसे यूएसएसआर भी कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, वो रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया था। जो सोवियत संघ जिसकी हम बात करते हैं वो रूस में 1917 में समाजवादी क्रांति हुई थी। जार सेकंड निकोलस थे, आपने
नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा उन रूसी क्रांति में, तो वहाँ पे समाजवादी क्रांति हुई थी, उसके बाद इसका गठन हुआ था सोवियत संघ का। ठीक है। पांचवा पॉइंट है हमारा, अमेरिका को छोड़कर जो बचा हुआ संसार था, जो शेष विश्व था, उससे सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था, संचार प्रणाली काफ़ी उन्नत अवस्था में थी। तो अमेरिका को अगर हम छोड़ दें तो सोवियत संघ ही अकेला ऐसा देश, एक ऐसा संगठन था जिसकी अर्थव्यवस्था, संचार प्रणाली काफ़ी ज़्यादा डेवलप थी। सोवियत संघ के पास बड़ी मात्रा में विशाल ऊर्जा साधन थे, खनिज तेल थे, लोहा था, मतलब कहने का मतलब है कि इनके पास खनिज मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी अमेरिका के बाद। ठीक है। और मशीनरी भी उपलब्ध थी। छठा पॉइंट है हमारा, 1917 के बाद से ही जो सोवियत संघ है इसमें केवल एक दल कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। जैसे हमारे यहाँ पे कई सारी पार्टियां हैं, आप देख सकते हो, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, सपा। तो जो इस तरह की जो पार्टियां हैं, कई सारी पार्टियां हैं, सोवियत संघ में ऐसा नहीं था। सोवियत संघ में सिर्फ एक ही दल जो है वो काफ़ी ज़्यादा वही शासन कर सकता है, वो कम्युनिस्ट पार्टी, यही सरकार बना सकती है। सोवियत संघ अन्य 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था, मतलब कि 15 गणराज्य, 15 देशों को जोड़ करके इतना बड़ा जो साम्राज्य संघ बनाया गया था। ठीक है। सातवां पॉइंट है हमारा, 1980 के दशक में दोनों महाशक्तियों में शक्ति के लिए संघर्ष के चलते हथियारों की दौड़ चल रही थी। अमेरिका अपने हथियार बढ़ा रहा था, सोवियत संघ अपने हथियार बढ़ा रहा था। ठीक है। दोनों में हथियारों के पीछे और सैनिकों के पीछे जो है एक तरह से दौड़ सी लगी हुई थी कि दोनों शक्तिशाली होना चाहते थे और कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। सारा ध्यान परमाणु हथियार बनाने में था, इसलिए अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ा। वही मिखाइल गोर्बाचेव के खुलेपन की नीति के कारण भी सोवियत संघ का विघटन माना जाता है। मिखाइल गोर्बाचेव ये दार्शनिक थे, एक चिंतक थे, सोवियत संघ में नेता रहे हैं ये। इन्होंने खुलेपन की नीति अपनाई कि हमें परमाणु जो बम है उसका निर्माण को कम कर देना चाहिए। तो इससे भी जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ था। ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव जो थे, इन्होंने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त, ये नाम है इनके, यहाँ पे आर्थिक और राजनीतिक सुधार लागू किए इनके नाम से। ठीक है। ये बुक में आपको दे रखे हैं, इस नामों से इन्होंने आर्थिक और सामाजिक सुधार किए थे। मिखाइल गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने में पश्चिम की बराबरी की, पश्चिम मतलब अमेरिका की बराबरी की उन्होंने, तथा प्रशासन में ढील ने सभी गणराज्यों को अलग अलग राज्य की मांग को बढ़ावा दिया था। जो जितने भी गणराज्य 15 देशों को मिला के इनको बनाया था मिखाइल गोर्बाचेव की वजह से, उन सब ने अलग अलग होने की मांग कर ली, इसीलिए सोवियत संघ का विघटन शुरू हो गया था। देखो, एक देश था, इतना बड़ा विशाल एक साम्राज्य था, संघ था, वो धीरे धीरे बिखरने लगा था, टूटने लगा था। सभी राज्यों में राष्ट्रवादी और संप्रभुता की भावनाएं उभरने लगी थी। ठीक है। 10वां पॉइंट है हमारा, सोवियत संघ के कुछ गणराज्य, खासकर बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के जो देश है, उन्होंने यूरोपीय संघ और नाटो के सदस्य बनना चाहते थे, वो जो कि अमेरिका की तरफ उनका झुकाव था। ठीक है। तो इसीलिए वो सोवियत संघ से अलग होना चाहते थे, क्योंकि वो यूरोपीय संघ और नाटो में शामिल होना चाहते थे। 11वां पॉइंट है हमारा, 1989 के शीत युद्ध के मुख्य केंद्र जो जर्मनी की दीवार थी उसको गिरा करके पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया था। देखिए, जो पूर्वी और पश्चिमी एक जर्मनी देश है, उसके बीच में बर्लिन उसकी राजधानी है, उसके बीच में एक दीवार खींच रखी थी। तो जो पूर्व का हिस्सा था वो सोवियत संघ में शामिल था और पश्चिम का जो इलाका था वो अमेरिका में शामिल था, अमेरिका के मतलब उस टीम में शामिल था अमेरिका की। तो उस दीवार को गिरा दिया गया था, क्योंकि वो दीवार जो है दुनिया को दो हिस्सों में एक तरह से बांट रही थी, पूंजीवादी और समाजवादी। ठीक है। इसमें दुनिया को बांट रही थी। अब इसमें क्या हुआ, उस दीवार को गिरा दिया गया और पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी को मिला करके उसका एकीकरण कर दिया गया, उसे एक देश बना दिया गया। ठीक है। 12वां पॉइंट है हमारा, इन सब कारणों से 1990 में सोवियत संघ का पतन हो गया। तो सोवियत संघ खत्म हो गया था इस तरह से। अब वह इस हालत में नहीं था कि सभी गणराज्यों को संभाल सके, उन पर नियंत्रित कर सके, कंट्रोल कर सके, और सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी खराब हो गई थी इस चलते।
अब 13वां पॉइंट है हमारा, सोवियत संघ के पतन के बाद साम्यवादी जो देश थे उन्होंने आर्थिक विकास के लिए पूंजीवाद की ओर वो बढ़ने लगे थे। मतलब उन्होंने पूंजीवाद को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन दिया कि हर आदमी के पास जो है काफ़ी ज़्यादा पैसा होना चाहिए, उद्योग होने चाहिए, हमें टेक्निक्स का जो है यूज़ करना चाहिए, इसे कहते हैं पूंजीवाद। तो पूंजीवाद का उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया, जिसे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने शॉक थेरेपी के नाम से बुलाया। ठीक है, क्योंकि सोवियत संघ साम्यवादी देश था, वो चाहता था कि गरीबों का कल्याण हो, किसानों का कल्याण हो, किसानों को ज़मीन बराबर दी जाए। तो इस तरह की समाजवादी सोच थी। तो कुछ देश थे जो कि अमेरिका की तरह पूंजीवादी सोच रखते थे, इसलिए उनमें टकराव हो गया और वो अलग होने की मांग कर रहे थे। 14वां है इसमें, 1991 में युगोस्लाविया का भी पतन हो गया, मतलब युगोस्लाविया भी उससे अलग हो गया और वो कई हिस्सों में बट गया। ठीक है। 15वां पॉइंट है हमारा, मध्य एशिया का संपूर्ण क्षेत्र 2001 तक संघर्ष करता रहा और तनाव का मुख्य केंद्र बना रहा। 16वां पॉइंट है हमारा, रूस के सभी गणराज्यों ने पूर्ण स्वतंत्रताएं हासिल कर ली थी, सारे गणराज्य अलग अलग हो गए थे। ताजिकिस्तान ने 10 सालों तक जो है वहाँ पर गृह युद्ध चलता रहा। तो ये चीज़ें बताई गई है। अब यहाँ देखिए, ये बताया गया 18वें पॉइंट में कि जो रूस है और पूर्वी सोवियत संघ के जो कुछ गणराज्य है वहाँ पे हिंदी फिल्में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है, और जो वहाँ पे राज कपूर जैसे जो पुराने एक्टर है, या मिथुन हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, वहाँ पे घर घर वहाँ पे लोग इनको जानते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ देखिए 20वें पॉइंट पे, अब देखिए यहाँ पे आप, भारत और रूस के बीच में कई तरह के सामरिक समझौते होते हैं। भारत जो है हमेशा से रूस से हथियार खरीदता रहा है। तो इसी तरह से इन्होंने अंतरिक्ष में, व्यापार में, उद्योग में कई सारे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इन दोनों ने संबंध बनाए हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है तरक्की की है दोनों ने मिल करके। तो शीत युद्ध के दौरान विश्व दो गुटों में बट गया था। एक गुट का नेता अमेरिका था, दूसरे गुट का नेता सोवियत संघ था, जैसे मैं बताया था। 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ जो दो ध्रुव, मतलब जो दो गुट बने हुए थे उसका अंत हो गया, और सिर्फ अकेला अमेरिका ही विश्व की महाशक्ति के रूप में बचा रहा और वही उभर कर सामने आया। ठीक है। यहाँ पे देखिए, बर्लिन की जो दीवार थी वो पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच का जो विभाजन कर रही थी उसका प्रतीक मानते थे लोग उसे। 1961 में इस दीवार को गिरा दिया गया और 9 नवंबर को 1989 को उसे तोड़ दिया गया और पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी को एक कर दिया गया। ठीक है। तो इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं इसमें। अब सोवियत प्रणाली क्या थी? योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने अर्थव्यवस्था और राज्य पर वो नियंत्रित करते थे साम्यवादी प्रणाली में। साम्यवादी दल के अलावा और कोई भी राजनीतिक दल इस वहाँ पर चुनाव नहीं लड़ सकता था, ये भी साम्यवादी प्रणाली में आता है। संचार प्रणाली उन्नत उन्नत थी और उस पर सरकार का ही एकाधिकार था, मतलब सरकार ही उसे कंट्रोल कर सकती थी। बेरोजगारी नहीं थी वहाँ पर। नौकरशाही का सख्त सिकंजा था। नागरिकों को अभिव्यक्ति, मतलब अपने आप को व्यक्त करने की या अपने विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी नहीं थी। सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की प्राप्ति, मतलब जो मूलभूत सुविधाएं थी वो दी गई थी इसमें। ये साम्यवादी देश चाहते थे कि न्यूनतम, कम से कम हर आदमी को न्यूनतम जीने की चीज़ें मिल सके। 1970 के दशक के अंत में सोवियत व्यवस्था लड़खड़ा गई थी। ठीक है। अब दूसरी दुनिया क्या है ये देखिए आप। पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली के तर्ज पर ढाला गया था, मतलब पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली में उनको शामिल कर लिया गया था। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा गया था। मिखाइल गोर्बाचेव ने जो 1980 के दशक में मध्य सोवियत संघ, ये यूएसएसआर की साम्यवादी पार्टी के अध्यक्ष बने थे। उन्होंने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों के लिए जो है कई सारी नीतियां चलाई। तो सोवियत संघ के भीतर संकट गहराता गया, विघटन की गति, मतलब जो अलग अलग गणराज्य बन रहे थे, जो टुकड़े हो रहे थे उसकी गति तेज हुई। और दिसंबर 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन व बेलारूस ये टूट गए सोवियत संघ से, और सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की गई। और 15 गणराज्य जो है इससे
सामने आए, नए जो देश बन के सामने आए वो थे 15। सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आता है पेपर में, और इस चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन आएगा बड़ा तो यही आ सकता है 6 नंबर में, ठीक है। तो इसके कारण को आपको ज़रूर नोट करना है, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो इसका, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ। नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा ना कर पाना। जो सरकार थी वो वहाँ की जनता की आकांक्षाओं को, उनके पैसों की दिक्कत को जो है वो दूर नहीं कर पा रही थी, इसीलिए भी जो है उसका विघटन हुआ था, ये कारण था। दूसरा है सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा। जो बड़े अफसर हुआ करते थे सिर्फ वही अपनी मनमानी किया करते थे, इसीलिए भी एक ये कारण माना जाता है सोवियत संघ के विघटन का। तीसरा है कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश। कम्युनिस्ट पार्टी ही शासन कर सकती थी और कोई पार्टी शासन नहीं कर सकती थी। तो इस तरह से एक तरह से देख सकते हो आप, राजतंत्र की तरह देख सकते हो। क्या कहते हैं, पूर्ण रूप से वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित नहीं था, ठीक है, ऐसा समझ सकते हो आप। चौथा पॉइंट है गोरबाचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध किया गया, वहाँ पर वहाँ की जनता ने विरोध किया उनका। पांचवा पॉइंट है अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध थी, मतलब वहाँ जो अर्थव्यवस्था थी वो तेज गति से नहीं चल रही थी, धीमी थी, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी थी। पांचवा पॉइंट है राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं जो आंतरिक कमजोरियां थी उसके कारण जनताओं की जो मांग थी उसको पूरा नहीं कर पा रही थी। हमारा अगला पॉइंट है संसाधनों का अधिकांश हिस्सा जो है परमाणु हथियारों और सैन्य सामान को बनाने के लिए खर्च किया जा रहा था, क्योंकि बताया था मैंने आपको कि अमेरिका और सोवियत संघ आपस में हथियारों की होड़ कर रहे थे, और हथियार बनाने के लिए सोवियत संघ ने इतना पैसा लगा दिया, इतना पैसा लगा दिया, और हथियार बना भी दिए, लेकिन इतना पैसा खर्च कर दिया उन्होंने कि वो अपनी जनताओं की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए इसका विघटन हुआ था, ठीक है। नागरिकों को जानकारी दी गई थी कि सोवियत जो व्यवस्था है ये बढ़ रही है, लेकिन असल में क्या हो रहा था, उसमें विकास नहीं हो रहा था, बल्कि वो तो नीचे जा रहा था, क्योंकि लोग देख रहे थे कि अमेरिका जो है सुपर पावर बनता जा रहा है, तो लोगों में काफ़ी नाराज़गी थी, ठीक है। ये कुछ मेन कारण है, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, इनको नोट डाउन कर सकते हो, इनको याद कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। जो शीत युद्ध था वो समाप्त हो गया, जब सोवियत संघ खत्म हो गया तो अमेरिका ही अकेला देश बचा था, है ना। अमेरिका का वर्चस्व का उदय हुआ, हथियारों की होड़ समाप्त हो गया, सोवियत खेमे का अंत हुआ और 15 नए देश बने। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना, तो जो उत्तराधिकारी था वो रूस था उसमें। विश्व राजनीति में शक्ति संबंधों में बदलाव आए, विश्व के एक ध्रुवीय होने की संभावना बन गई थी, अमेरिका की तरफ लोगों का झुकाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और नए देश सामने आए, और समाजवादी जो विचारधारा थी उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया, और पूंजीवादी उदारवादी जो व्यवस्था थी उसका वर्चस्व स्थापित हो गया। अब ये क्वेश्चन आता है शॉक थेरेपी का अर्थ बताइए, 2 नंबर में आ जाता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना, मतलब कि जो रूस के साथ जो मध्य एशिया के गणराज्य जो शामिल थे और पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो शामिल थे, वो साम्यवाद की विचारधारा से अपने आप को आज़ाद करके पूंजीवाद की ओर बढ़ रहे थे। तो इसी साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर बदलने की प्रक्रिया को शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है, और इसका नामकरण किया गया था विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, ठीक है। शॉक थेरेपी की क्या विशेषताएं थी? इसमें निजी स्वामित्व पर बल दिया गया था, राज्य की संपदा का निजीकरण करने की मांग की गई थी, सामूहिक फर्म की जगह पर, मतलब सभी लोगों की इकट्ठा एक फर्म की जगह पर सबकी निजी मतलब सबकी प्राइवेट जो फर्म है वो बनाने का इसमें सुझाव दिया गया था। मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाना, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, और पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव, मतलब जुड़ना उनसे, ये शॉक थेरेपी की विशेषताएं थी। अब शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए? पूर्णतः ये जो सोवियत संघ था हमारा वहाँ पर असफल हो गई, रूसी रूबल मुद्रा में गिरावट, जो रूस की रूबल मुद्रा थी उसमें गिरावट शुरू हो गई थी,
समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई थी। आर्थिक असमानता बढ़ रही थी क्योंकि लोगों ने निजीकरण को बढ़ावा दिया। अब निजीकरण में ऐसा तो है नहीं कि लोगों के पास समान पैसा बटे, समान रूप से पैसा बांटा जाएगा या उनको समान अवसर प्राप्त होंगे रोजगार के। कोई आदमी अमीर था तो वो अमीर हो रहा था, गरीब है तो गरीब हो रहा था। तो इससे आर्थिक असमानता बढ़ी, माफिया वर्ग का भी उदय हुआ। तो ये कुछ कारण थे शॉक थेरेपी के। लोकतांत्रिक संस्थानों का निर्माण के आधार पर ये नहीं था, प्राथमिकता नहीं दी गई थी इसमें। वित्तीय संसाधन, वित्तीय संस्थान और जैसे बैंक दिवालिया हो गए थे। ठीक है, इससे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल भी कहा गया। अब संघर्ष, तनाव के क्षेत्र, कई देशों में जो है सोवियत संघ से अलग होने के लिए कई सारी हिंसक झड़पें भी हुई। तो चेकोस्लाविया के बारे में बताया गया कि बुक में, उसे दो भागों में बांट दिया गया। एक तो चेक भाग में बांटा गया, दूसरा स्लोवाकिया में बांटा गया। बाल्कन क्षेत्र में भी यहाँ पे ये सब जो क्षेत्र दिखाए गए हैं ये सब हिंसा के क्षेत्र रहे हैं। पूर्वी साम्यवाद और भारत, तो भारत रूस का काफ़ी ज़्यादा पुराना मित्र रहा है, उनसे हथियार खरीदता रहा है, रूस से तेल का आयात करता रहा है। तो इस तरह से भारत कह सकते हैं कि हम भारत के साम्यवादी देशों से संबंध काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, मिखाइल गोर्बचेव की नीतियाँ 1985 में लागू की गई और इनमें तीन प्रमुख थी। पहला था त्वरण, मतलब एक्सेलरेशन, अर्थव्यवस्था को वृद्धि करना। ठीक है, उनको वृद्धि करना उनका पहला, ये एक नीति थी उनकी। दूसरी थी पुनर्गठन, इसके द्वारा जो है राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक सुधारों पर बल दिया गया था। और फिर तक खुलापन, मतलब नागरिकों को यह अधिकार दिया गया था कि सार्वजनिक विषयों के बारे में खुलकर विचार विमर्श करें, क्योंकि पहले उन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, तो उन्होंने बाद में अभिव्यक्ति की आज़ादी दी उन्हें। ठीक है, अब सोवियत संघ के प्रमुख नेता और उनका प्रमुख कार्यकाल दिया हुआ है, ये आप याद कर सकते हो। यहाँ पे डेट वाइज दे रखा है उनका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपकी बुक में भी दिए हुए हैं। इनकी आपको डेट याद रखनी है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करना, शेयर करना। और आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश और किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए हो तो आप चैनल